हेलो बच्चों, देखिए अभी हम लोग जैक बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए क्लास 12 केमिस्ट्री में मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक 2023 से सभी एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में लिया गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और क्लास 12 केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को पढ़ते हैं क्वेश्चन बैंक 2023 से। देखिए सवाल नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है पहला सवाल। उस विलयन की मोलरता क्या होगी जिसके 500 ml जलीय घोल में 5 ग्राम NaOH घुला हो। जैक 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है पहला सवाल, उस विलयन की मोलरता यानी मोलरिटी क्या होगी जिसके 500 मिलीलीटर जलीय घोल में 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH घुला हो। देखिए, तो पहले आपको मोलरता यानी मोलरिटी का फॉर्मूला सूत्र जानना पड़ेगा। m बराबर सूत्र होता है WB इंटू 1000 बटा MB इंटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर। इसका मतलब क्या हुआ, m बराबर जो फॉर्मूला है ना, तो m बराबर होता है WB यानी वेट ऑफ B मतलब विलय का दिया गया द्रव्यमान गुना 1000 यानी 1000 बटा MB यानी मास ऑफ B मतलब विलय का द्रव्यमान कितना होगा इनटू वॉल्यूम यानी आयतन, जो बिलियन का आयतन है। ठीक है, वॉल्यूम किसमें, इन मिलीलीटर में। ठीक है, चलिए आप क्वेश्चन पढ़ते हैं और लिखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन में दिया है WB यानी वेट ऑफ B मतलब विलय का दिया गया द्रव्यमान कितना 5 ग्राम। 5 ग्राम NaOH है ना, तो विलय का दिया गया द्रव्यमान WB हो जाएगा बराबर 5 ग्राम, कोमा MB यानी मास ऑफ B मतलब विलय का द्रव्यमान निकालना है। तो विलय के रूप में क्या है, NaOH घुला है, तो NaOH में Na सोडियम का हो जाता है 23 ग्राम और ऑक्सीजन का हो जाएगा 16 ग्राम और हाइड्रोजन का होता है 1 ग्राम। तो जोड़ेंगे सबको, 23 प्लस 16 प्लस 1 हो जाएगा बराबर 40 ग्राम, यानी MB मास ऑफ B विलय का द्रव्यमान निकल गया 40 ग्राम। ठीक है, वॉल्यूम दिया है क्वेश्चन में, वॉल्यूम यानी आयतन, विलयन का आयतन दिया है कितना 500 ml मतलब 500 मिलीलीटर। अब लगाना है सूत्र m बराबर WB इंटू 1000 बटा MB इंटू वॉल्यूम मिलीलीटर में। सब वैल्यू को पुट कीजिए, WB 5 है इंटू 1000 1000 बटा MB 40 है और वॉल्यूम 500 ml है। पुट कर दीजिए, सॉल्व कीजिएगा, आंसर आएगा बराबर 0.25। आंसर क्या आएगा 0.25 m का मान आएगा। याद रखिए मोलरता m बराबर होगा 0.25। ठीक है, 0.25 m हो जाएगा। आगे देखिए सवाल नंबर 2 नंबर क्वेश्चन है, विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन बराबर होता है। जैक 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। आंसर होगा विलयन के मोललता के, याद रखिएगा सॉल्यूशन का जो मोलालिटी होगा, मोललता होगा, उसके बराबर होगा वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन बराबर होता है विलयन के मोललता के यानी सॉल्यूशन का मोलालिटी के। आगे देखिए सवाल नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, सेल स्थिरांक का मात्रक है। जैक 2023 में आया था। सेल स्थिरांक यानी G0, याद रखिएगा सेल स्थिरांक का सिंबल होता है G0। तो G0 का मात्रक होता है पर सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर के पावर -1, जिसको पढ़ते हैं प्रति सेंटीमीटर। ठीक है, पर सेंटीमीटर। सेल स्थिरांक G0 का मात्रक होता है पर सेंटीमीटर। अब याद रखिएगा इसको ठीक से। ठीक है, आगे चलिए सवाल नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, 1 मोल Al3+ को Al में अपचयन के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होगी। जैक 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या बोला, 1 मोल Al3+ को Al में अपचयन करना, बदलना है, परिवर्तित करना है, तो कितने आवेश चार्ज की आवश्यकता होगी। देखिए याद रखिएगा, जब एक प्लस चार्ज को या एक माइनस चार्ज को चेंज करते हैं ना, तो एक चार्ज में 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलम आवेश होता है। याद रखिएगा, तो क्वेश्चन में है 1 मोल Al3+ को Al में अपचयन के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होगी। तो जब 3+ को चेंज करेंगे ना, तो एक प्लस चार्ज में या एक माइनस चार्ज में 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलम होता है। यहाँ पर 3+ चार्ज है, 3+ चार्ज को चेंज करना है, तो 3 इंटू 96,500 हो जाएगा, यानी 96,500 इंटू 3 इक्वल टू बराबर हो जाएगा 2,89,500 कूलम। याद रखिएगा जितना प्लस चार्ज या माइनस चार्ज रहे उतना गुना 96,500 होगा। तो यहाँ पर Al3+ को Al में अपचयन करना है, बदलना है, चेंज करना है, तो 3+ में हो जाएगा 3 गुना 96,500 बराबर 2,89,500 कूलम। ठीक है, जितना चार्ज प्लस माइनस रहेगा उतना गुना 96,500 होगा। ठीक है, आगे बढ़िए सवाल नंबर 5 नंबर क्वेश्चन है, एक अभिक्रिया ए के प्रति प्रथम कोटि एवं बी के प्रति द्वितीय कोटि की है।
ए तथा बी दोनों की सांद्रता दुगुनी करने पर वेग यानी अभिक्रिया की दर, याद रखिएगा रेट, वेग को अभिक्रिया की दर यानी रेट कहते हैं, वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जैक 2023 से पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, एक अभिक्रिया ए के प्रति प्रथम कोटि, ठीक है, एवं बी के प्रति द्वितीय कोटि की है। ए और बी दोनों का सांद्रता दुगुना करेंगे, यानी दोनों का मान बढ़ा देंगे, दुगुना कर देंगे, तो वेग पर अभिक्रिया की रेट पर दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहले आपको अभिक्रिया का प्रारंभिक वेग यानी प्रारंभिक अभिक्रिया की दर रेट लिखना पड़ेगा। तो प्रारंभिक वेग यानी प्रारंभिक अभिक्रिया की दर स्मॉल r इक्वल टू हो जाएगा k, जहाँ k कांस्टेंट है, a के प्रति प्रथम कोटि है तो a के पावर 1 हो जाएगा, और b के प्रति क्वेश्चन में दिया द्वितीय कोटि तो b के पावर 2 हो जाएगा, यानी स्क्वायर हो जाएगा। यानी r बराबर होगा प्रारंभिक वेग अभिक्रिया की दर रेट इक्वल टू k इंटू a के पावर 1 b के पावर 2 b के पावर स्क्वायर, ठीक है। दोनों की सांद्रता दुगुनी करने पर r डैश हो जाएगा, r चेंज होगा, हो जाएगा r डैश बराबर हो जाएगा k इंटू a हो जाएगा 2a और b हो जाएगा 2b का स्क्वायर, ठीक है। आगे जाएंगे तो होगा k इंटू 2a का 2 बाहर निकलेगा, a अंदर रह जाएगा, और 2b का हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और अंदर में b स्क्वायर रहेगा, ठीक है। फिर लिखेंगे 2 इंटू 4 इंटू k इंटू a b का स्क्वायर हो जाएगा 2 इंटू 4 8 k इंटू a b स्क्वायर, ठीक है। देखिए k इंटू a b स्क्वायर क्या है, r है, पहले देखिए स्मॉल r है, अभिक्रिया का प्रारंभिक वेग है तो हो जाएगा 8r, यानी r डैश क्या हो जाएगा 8r, मतलब प्रारंभिक वेग जो था, प्रारंभिक वेग अभिक्रिया की दर जो r था वह 8 गुना हो जाएगा, 8 गुना बढ़ जाएगा, r डैश हो जाएगा 8r, 8 गुना अभिक्रिया की दर वेग बढ़ जाएगा, 8 गुना हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, सवाल नंबर 6 पढ़िए। 6, एक अभिक्रिया की आणविकता नहीं हो सकती है। जैक 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखिएगा। एक अभिक्रिया की आणविकता शून्य कभी नहीं हो सकती है, ठीक है। एक अभिक्रिया की कोटि शून्य हो सकता है, लेकिन अभिक्रिया की आणविकता शून्य नहीं हो सकता, याद रखिएगा। अभिक्रिया का कोटि शून्य हो सकता है लेकिन आणविकता शून्य नहीं हो सकता है, ठीक है। एक अभिक्रिया की आणविकता कभी भी 0 यानी शून्य नहीं हो सकता है। आगे देखिए सवाल नंबर 7, उभयदंती लिगेंड के उदाहरण है। जैक 2023 में पूछा क्वेश्चन है। उभयदंती लिगेंड का उदाहरण होता है NO2 माइनस यानी नाइट्राइट आयन और CN माइनस यानी साइनाइड आयन, याद रखिएगा। NO2 माइनस और CN माइनस मतलब नाइट्राइट आयन और साइनाइड आयन दोनों उभयदंती लिगेंड के उदाहरण हैं। आगे देखिए सवाल नंबर 8, CH3O C2H5 का IUPAC नाम है। जैक 2023 से पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए पहले समझिए कौन ग्रुप है, CH3O C2H5 है, यह ईथर ग्रुप है, ठीक है। तो किसी भी यौगिक का IUPAC नाम के लिए पहले आपको लंबी श्रृंखला खोजना पड़ेगा। तो लंबी श्रृंखला बाएं से नहीं होगा क्योंकि बाएं से 1 कार्बन है, देखना पड़ेगा दाएं से 2 कार्बन है, तो लंबी श्रृंखला दाएं से होगा, तो हो जाएगा 2 कार्बन के लिए इथेन, और उधर है ईथर ग्रुप तो हो जाएगा मिथॉक्सी, 1 कार्बन के लिए मिथ और ईथर ग्रुप है तो हो जाएगा मिथॉक्सी इथेन हो जाएगा। दाएं तरफ से करेंगे तो इथेन, और 1 कार्बन बाएं है, 1 कार्बन पर ईथर ग्रुप है तो हो जाएगा मिथॉक्सी इथेन, क्या हो जाएगा मिथॉक्सी इथेन हो जाएगा, मिथॉक्सी इथेन। आगे देखिए सवाल नंबर 9, डीएनए में कौन सा क्षारक नहीं पाया जाता है। जैक 2023 से पूछा गया क्वेश्चन है। डीएनए में यूरेसिल नामक क्षारक नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा। डीएनए में यूरेसिल यानी यू नामक क्षारक नहीं पाया जाता है, यूरेसिल। आगे देखिए सवाल नंबर 10, प्रोटीन एमिनो अम्ल के बहुलक होते हैं जो आपस में डैश द्वारा जुड़े होते हैं। जैक 2023 में आया था क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कहता है, प्रोटीन एमिनो अम्ल यानी एमिनो एसिड के बहुलक यानी पॉलीमर होते हैं जो आपस में पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़े होते हैं, याद रखिएगा। प्रोटीन जो होता है ना, एमिनो एसिड यानी एमिनो अम्ल के बहुलक पॉलीमर होता है जो आपस में ना सभी एमिनो एसिड पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़े होते हैं और प्रोटीन का निर्माण करते हैं, ठीक है। क्या आंसर होगा, पेप्टाइड बंध यानी पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। सभी एमिनो अम्ल आपस में बहुलक बनाते हैं प्रोटीन के रूप में। चलिए आगे पढ़िए, सवाल नंबर 11 है, टॉलन अभिकर्मक क्या है। जैक 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। टॉलन अभिकर्मक किसे कहते हैं, टॉलन अभिकर्मक क्या है। आंसर होगा सिल्वर नाइट्रेट के अमोनिकल विलयन को टॉलन अभिकर्मक कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 के अमोनिकल विलयन को टॉलन अभिकर्मक कहते हैं, जिसमें क्या बोलता है NH3 शामिल होता है, ठीक है, इसीलिए बोलते हैं इसको अमोनिकल विलयन। तो सिल्वर नाइट्रेट के अमोनिकल यानी एमोनिया इसमें शामिल होता है, एमोनिया मिक्स होता है, अमोनिकल विलयन को टॉलन अभिकर्मक कहते हैं, याद रखिएगा। आगे देखिए सवाल नंबर 12,
प्राइमरी एमीन का क्रियाशील समूह है, जैक 2023 में आया था क्वेश्चन। प्राइमरी एमीन का क्रियाशील समूह हो जाएगा NH2। प्राइमरी बोलेगा तो NH2, सेकेंडरी बोलेगा तो हो जाएगा NH, और टर्सरी बोलेगा तो सिर्फ N हो जाएगा। ठीक, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए आप लोग पढ़े हैं एमोनिया में NH3 होता है। एमोनिया में जब एक H हटता है और कोई दूसरा ग्रुप जुड़ता है तो उसको बोलेंगे प्राइमरी एमीन। दूसरा H हटेगा, बचेगा NH, ठीक है, तो उसको बोलेंगे सेकेंडरी एमीन। और तीनों H हट जाएगा, तीनों H हट जाएगा तो उसको बोलेंगे टर्सरी एमीन। ठीक है, जब एक गो H हटेगा तो NH2 बचेगा, प्राइमरी एमीन। दो गो H हट गया तो NH बचेगा, सेकेंडरी एमीन। तीनों H हट गया तो हो जाएगा टर्सरी एमीन, तब N बचेगा। ठीक है, तो प्राइमरी एमीन का क्रियाशील समूह क्या हो जाएगा? NH2। ठीक है, क्या होगा? NH2। आगे देखिए सवाल नंबर 13। जब एसीटामाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय घोल तथा ब्रोमीन के साथ गर्म किया जाता है तो उत्पाद बनता है। जैक 2023 से पूछा गया क्वेश्चन है। उत्पाद बनेगा आंसर मिथाइल एमीन, CH3NH2। ठीक है, जब एसीटामाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH के जलीय घोल यानी एक्वस NaOH तथा ब्रोमीन के साथ गर्म करते हैं तो उत्पाद बनता है मिथाइल एमीन, CH3NH2। ठीक है, आगे देखिए सवाल नंबर 14। SN2 अभिक्रिया के प्रति निम्न में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील है? जैक 2023 से पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए SN2 अभिक्रिया के प्रति निम्न में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील है? याद रखिएगा SN2 क्रियाविधि में ना 1 डिग्री सबसे अधिक क्रियाशील होता है, 1 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री। याद रखिएगा। ठीक है, तो आंसर होगा पहला वाला 1 ब्रोमोपेंटेन। क्या होगा आंसर? 1 ब्रोमोपेंटेन होगा, 1 ब्रोमोपेंटेन। आंसर होगा ए नंबर 1 ब्रोमोपेंटेन। आगे देखिए सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 पढ़िए। रिकेटस किसकी कमी से होता है? जैक 2023 में आया था। रिकेटस होता है विटामिन डी कमी से, याद रखिएगा। विटामिन ए का कमी से होता है रतौंधी, विटामिन बी का कमी से होता है बेरी, और सी से होता है अस्करवी, और डी से होता है रिकेटस। ठीक है, विटामिन डी का कमी से होता है रिकेटस, याद रखिएगा। आगे देखिए सवाल नंबर 16। बेंजल्डिहाइड को ऑक्सीकरण करेंगे वायु की उपस्थिति में तो ए बनता है। ए का नाम क्या होगा? बेंजोइक अम्ल। याद रखिएगा, बेंजल्डिहाइड को ऑक्सीकरण करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे वायु की उपस्थिति में तो ए बनेगा, जहां ए का नाम होगा बेंजोइक अम्ल यानी बेंजोइक एसिड। ऑप्शन नंबर 2 होगा बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक एसिड। आगे देखिए 17। एसिड एल्डिहाइड का अपचयन करेंगे हाइड्रोजन के साथ ZnHgHCl की उपस्थिति में तो ए बनता है, जहां ए का नाम है इथेन। ठीक है, जब रहता फॉर्मेल्डिहाइड तो बनता मीथेन। यहाँ पर एसिड एल्डिहाइड है 2 कार्बन का तो बनेगा इथेन। क्या बनेगा? इथेन बनेगा। याद रखिएगा, एसिड एल्डिहाइड को 4 हाइड्रोजन के साथ, 4 गो हाइड्रोजन के साथ ZnHgHCl की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे तो ए बनेगा, जहां ए का नाम होगा इथेन। रहता फॉर्मेल्डिहाइड तो बनता मीथेन। यहाँ पर 2 कार्बन का है एसिड एल्डिहाइड तो बनेगा इथेन। ऑप्शन 2 होगा इथेन। आगे देखिए 18 है CH3CH2Cl प्लस NaI एसीटोन की उपस्थिति में अभिक्रिया करा रहे हैं तो बन रहा है CH3CH2I प्लस NaCl। क्वेश्चन क्या कहता है कि क्लोरोइथेन को सोडियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं एसीटोन की उपस्थिति में तो क्या बोलता है? आयोडोइथेन बनता है। ठीक है, आयोडोइथेन बनता है या तो इथाइल आयोडाइड बनता है प्लस NaCl बनता है। ठीक है, तो ये अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है? ये अभिक्रिया क्या कहलाती है? ये कहलाती है, ऑप्शन 2 होगा फिलिंग-कैस्टिन अभिक्रिया। क्या कहलाती है? फिलिंग-कैस्टिन अभिक्रिया। ऑप्शन 2 होगा फिलिंग-कैस्टिन अभिक्रिया कहलाती है। ऑप्शन 2 होगा 2। ये जो अभिक्रिया दिया है ना CH3CH2Cl प्लस NaI एसीटोन की उपस्थिति में बनता है CH3CH2I प्लस NaCl। ये है फिलिंग-कैस्टिन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे फिलिंग-कैस्टिन अभिक्रिया। ऑप्शन 2 होगा 2। तो चलिए वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइए, कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।